चलिए वेलकम गाइस। आज हमारा सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था सर कि 2000 आप बोल रहे थे कि 2023 का जो फार है वो 2024 के एफएआर से डिफिकल्ट है। थोड़ा सा इसके ऊपर और हमें डिटेल समझना है, बिकॉज कुछ स्टूडेंट ने 2023 में फार की क्लासेस को कंप्लीट कर लिया होगा और वो प्लान कर रहे होंगे नवंबर और मे भी दिसंबर में एग्जाम देने के लिए। तो मैं आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच बताऊंगा और फिर आप लोगों से ही पूछूंगा कि आप लोगों को क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो हर चीज के पीछे एविडेंस होना चाहिए। तो हम सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और पहले आपको 2023 का सिलेबस दिखाते हैं। आपको स्क्रीन दिख रही है? प्लीज कंफर्म इन चैट बॉक्स। और अभी देखिए, मैंने यहां पर स्विच नहीं किया। ग्लैम सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन आ रहा है, देयर इज अ न्यू एडिशन फॉर सीपीए फॉर इफ यू आर अनश्योर। तो अगर आप अनश्योर हैं तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको यूनिट्स दिखा देना चाहता हूं कि कितनी, फिर नया सिलेबस भी दिखाऊंगा आपको। तो आप टोटल यूनिट देख रहे हैं कितनी है? 20 यूनिट्स आपको देखने को मिल रही होगी सर, कि सर टोटल मिलाकर 20 यूनिट्स है, जिसमें गवर्नमेंटल अकाउंटिंग आप देखिए। गवर्नमेंटल अकाउंटिंग में अकेले, अगर हम गवर्नमेंटल अकाउंटिंग में अकेले एमसीक्यू के बारे में बात करें तो 300 प्लस एमसीक्यू है। 300, 141, 98, 127, ये तीनों गवर्नमेंटल अकाउंटिंग। और एनपीओ में अराउंड 189 क्वेश्चन। तो ये तो ओल्ड सिलेबस है। और उसके साथ साथ लीज में कुछ लीज में ये वाला पोर्शन बच्चों को लीज बैक कई बार बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। तो सारा डिस्कशन कर रहा हूं मैं आपके साथ में। उसके बाद जो बॉन्ड अकाउंटिंग है, बॉन्ड अकाउंटिंग आपका 11th नंबर का टॉपिक। तो उसका भी कुछ टेक्निकल पार्ट शिफ्ट हो चुका है किसमें? बार में। और इवन जो पेंशन की अकाउंटिंग थी वो भी कंप्लीटली हटा दी गई है ओल्ड सिलेबस से। अब सर थोड़ा सा नया सिलेबस भी देख लेते हैं। तो नया सिलेबस भी दिखा देते हैं आपको। यहां से कर रहे हैं लॉग आउट और नए सिलेबस पे जाएंगे। अभी आपने 20 देख ली ना सभी लोगों ने कि हाँ सर 20 यूनिट थी। अब हम लॉग इन वापिस से करेंगे और हम जाएंगे 2024 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? 2024 के अकॉर्डिंग। तो आप अभी देखेंगे, हाँ, न्यू स्कीम में स्विच कैसे होना है वो भी मैं गाइड करूंगा। थोड़ा सा नेट स्लो हो गया है। स्विच करने के लिए भी ऑप्शन बताएंगे। तो आपको अभी मैं सिलेबस देखिए, ये अभी 2023 और ये 2024 का मैं फार सिलेबस को ओपन करूंगा, सीधे आपको एमसीक्यू सेक्शन में ले चलूंगा। देखिए कितनी यूनिट हो गई है अब ओवरऑल, बताइए कितनी हो गई है? सामने दिख रही कि नहीं दिख रही आप लोगों को? आंसर दे दो सर, दिख रही हो तो, कि कितनी यूनिट दिख रही, कितनी यूनिट कम हो गई? 5। और 5 में जो गवर्नमेंटल अकाउंटिंग है, अभी आपको उसका टेस्ट बैंक दिखाते हैं सीधे। तो गवर्नमेंटल अकाउंटिंग जो सबसे डिफिकल्ट पड़ता था बच्चों को, वो बेसिक लेवल का हो गया केवल। अब गवर्नमेंटल में देखिए केवल 39 क्वेश्चन, कहां 400 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना था, वहां 39, वो भी बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, एनपीओ। और उसके बाद सबसे बड़ा एडवांटेज एक आपको ये जो यहां पर यूनिट 2 में एक पेंशन वाला अकाउंटिंग वाला टॉपिक पड़ता था, वो भी कम हो गया। और इवन क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी बहुत रिड्यूस कर दिया है। ये मैंने बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैंने क्या किया, 2 दिन ओल्ड वाले और न्यू वाले के सिमुलेशंस को भी कंपेयर किया, मैंने एमसीक्यू को भी कंपेयर किया और मैंने उसकी आउटलाइन को भी कंपेयर किया। और जब मैंने ऑब्जर्व किया, कैश फ्लो में ज्योति बता रहे हैं कि सर पहले 128 क्वेश्चन थे, तो उन्होंने और डिफिकल्ट लेवल के टॉपिक्स को और भी रिड्यूस कर दिया है। तो आप मुझे बताइए, अगर आप, अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आपको एग्जाम में 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कम करने पड़ेंगे, 16, एक बड़ा सिमुलेशंस कम करना पड़ेगा,
और बेसिक लेवल की चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप चाहें तो जनवरी 10 को नया फार दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो नवंबर में आप और दिसंबर में ओल्ड फार दे सकते। तो आप बताइए, एक पेपर इज इक्वल टू 60,000 की कॉस्ट, क्या करना पसंद करोगे? ज्योति आप बताओ, आपका आंसर चाहिए मुझे, आप एग्जाम देना चाह रहे हो, क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपका आंसर जानना चाहूंगा। विल द एग्जाम क्वेश्चन बी मोर डिफिकल्ट? अच्छा, ज्योति बोल रहे सर स्टिल आई वांट टू गिव इन दिसंबर। अगर आप दिसंबर में फिर भी देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दो तीन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा सभी को जो दिसंबर में अगर एग्जाम देना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन, एग्जाम में 4 घंटे में जो आपको 50 क्वेश्चन करने, वहां 66 करने पड़ेंगे। तो अगर मान के चलिए आपका समय बच्चों का कम पड़ता है, ये सारे बच्चे बोलते हैं कि सर थोड़ा सा फास्ट एंड फ्यूरियस वाली स्पीड रखनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं एक 16 एक्स्ट्रा एमसीक्यू, एक बड़ा सिमुलेशन जो 45 मिनट्स आपको ज्यादा समय मिलेगा न्यू वाले फार्म में, वो बेटर एडवाइस होगी। तो मेरी एडवाइस सभी को है, अगर आप प्रोकास्टिनेट कर सकते हैं तो 100% मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, 100% कि आप फार को नेक्स्ट ईयर में दीजिए। 1-2 महीने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाता। लेकिन अगर आपने, लेकिन एक काम और कर सकते हैं, जैसे एक स्टूडेंट बोल रहा था सर मैं तो इसी बार देना चाहता हूं फार। मैंने उससे पूछा क्यों, टेलीफोन पे मेरी आज बात, बोले सर लेट से मैं फेल हो गया, मान के चलो, तो मुझे एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि पेपर कैसे आता है, मैं वो सारा देख लूंगा, फिर मैं नए फार को दूंगा तो ऑलरेडी तो मैंने पढ़ा हुआ है, मैं दिसंबर को एग्जाम दूंगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा, बस मेरा एक एक्स्ट्रा 50,000 रुपये लगेगा। सो आई कैन अफोर्ड दैट। तो कई ऐसा सोच सकते हैं। तो पहली चीज, अगर आप इस प्रकार की रिस्क लेने वाले पर्सन हैं तो आप ले सकते हो, और आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं अपने जब सीए जर्नी था तो मैं फर्स्ट ग्रुप देता था, तो मैं फर्स्ट पार्ट ग्रुप 2 भी दे देता था कई बार, अगर नहीं प्रिपेयर मैंने, देखेंगे यार एटलीस्ट आई विल गेट द नॉलेज कि व्हाट काइंड ऑफ पेपर, कैसा पेपर आ रहा है। तो आप ऐसा कर सकते, पहली चीज। दूसरी मेरी एडवाइस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी लाइव आए, कई बच्चे नहीं आएंगे, आप बार को नहीं लें। अगर आप थोड़ा आसानी से पास करना चाहते हैं, आसानी से, बार बहुत डिफिकल्ट हो गया है, करिकुलम मैंने देख लिया है, पूरा एनालिसिस कर लिया है, बार इज मोस्ट डिफिकल्ट हो चुका है। मैं दुनिया का आखिरी पर्सन होऊंगा अगर मैं आपको वापस से बोलूं कि आप बार दो। और देखिए बार मेरा बहुत फेवरेट है, लेकिन यार मेरा तो फेवरेट हो गई, मैं अकाउंट्स का टीचर हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में। वो जो चीज मैं आपको ऑलरेडी मैं फार में पढ़ा चुका हूं, मैं बार में भी पढ़ा सकता हूं। लेकिन अब मैं आपको वापस से वो डिफिकल्ट लेवल के कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एडवांस लेवल के कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गवर्नमेंटल अकाउंटिंग में जो फंड अकाउंटिंग होती है, गवर्नमेंटल वाइड स्टेटमेंट, वो बहुत टेक्निकल पड़ जाती है कई बार स्टूडेंट को, रिकंसिलेशन, एलिमिनेशन वो याद नहीं रख पाते बच्चे। तो मेरी एडवाइस, फार को नए वाले सिलेबस में दे दीजिए और बार को भूल जाइए। लेकिन सर हम तो कसम खा के बैठे हैं कि हमें तो, सर हमारी करियर में बहुत इफेक्ट पड़ जाएगा क्या? अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर अगर हम बाहर लेंगे तो हमको रिक्रूटर हायर करेगा। इससे ये मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा लगता है, इंस्टीट्यूट वाले बोल देते हो, पर ऐसा कुछ नहीं होता। सीपीए मतलब सीपीए, वो आपसे पूछेंगे क्या, नहीं भैया किसमें स्पेशलाइजेशन किया है, कोई डिग्री में स्पेशलाइजेशन नहीं लिखा आने वाला है आपकी। आपके पास सीपीए का लाइसेंस होगा, आप आपके रिज्यूमे में ये स्पेसिफिकली अलग से मेंशन नहीं करोगे कि आई हैव स्पेशलाइजेशन बार। यूएस गैप आप उसमें भी पढ़ रहे हैं, पहले वाले में भी पढ़ रहे हैं, तो आप जिद मत करो। लेकिन मैंने तो क्लासेस पढ़ानी है बार की भी, क्योंकि बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूट से बच्चे मेरे पास आएंगे, आते ही हैं हर बार, मतलब साल में 100-150 बच्चे तो मेरे पास ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अदर इंस्टीट्यूट से आए, तो वो बाहर ले लेंगे, वो फिर मेरे पास आएंगे, तो फिर मुझे तो पढ़ाना है, तो मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। लेकिन मेरी एडवाइस तो सर अब हमें करना क्या चाहिए, जिन्होंने फार भी ऑलरेडी पढ़ लिया, एक क्वेश्चन आपका ये भी होगा कि सर हम ऑलरेडी फार को फिनिश कर चुके, तो अच्छी बात है ना, साथ में उसका रिवीजन रखो। ये ऑडिट की बैच चल रही है, ऑडिट की बैच हमारी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक खत्म होगी। 4 महीने लेते हैं हम, 2-2 महीने में नहीं कंप्लीट होती, 4 महीने कंप्लीट होगी। फरवरी में आप एग्जाम दे देना,
फार आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो बहुत अच्छा एडवांटेज है आपके लिए। और मैंने अंकुर जैसे आए, अंकुर को भी मैंने सजेस्ट किया कि, और आपके लिए तो बहुत अच्छा एडवांटेज है कि फार के साथ आप ऑडिट पढ़ेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो अंकुर मैंने तुम्हें भी एडवाइस की है। देखो अंकुर ने 10 जनवरी की बुक कर ली, तो अच्छी बात है अंकुर, अब देखो आप नई न्यू सिलेबस में जा रहे हो। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि सर पास होने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका हर यूनिट के अंदर, अब जैसे प्रियंका जी आप बहुत टाइम बाद आ रहे हैं, मैंने आपसे आज टेलीफोन पे बात की थी, अब आप अगर रेगुलर रहेंगे तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। टैलेंट की आप में कमी नहीं है, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि आप एक वर्क प्रोफाइल में हैं। सबसे मुश्किल काम सीपीए में अपनी वर्क, फैमिली लाइफ और स्टडी लाइफ को बैलेंस करना सबसे इंपॉर्टेंट, बट सीपीए एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है। तो मैंने पहले डिपर भी बोला था, आज फिर से उस बात को रिपीट कर रहा हूं, फिर सेशन स्टार्ट करूंगा। मेरा सपोर्ट आप सभी को टिल यू पास है। लेक्चर हमने आपको हमेशा के लिए दिए, जब तक आप पास नहीं, मैं आपके साथ हमेशा हूं, लेकिन एग्जाम आपको ही देनी, तो प्रिपरेशन आपको एक स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग और एक डेडलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ना हो। और दूसरी बात, सभी लोग अपने इवेल्युएशन करवा लें। इवेल्युएशन में 2.5-3 महीने कई बार लग जाते हैं, तो अपनी अपनी टीम से, हाँ आप कई बच्चे बोले सर अभी हम जैसे फार की प्रिपरेशन करें तो ऑडिट अभी ज्वाइन करें, तो देखिए रात को 10:15 बजे, मुझे नहीं लगता कि अभी 10:15 बज रहे हैं ना, रात को जानबूझ के क्लास रखी है जिससे सारे वर्किंग प्रोफेशनल पढ़ सकें। 10:15 बजे से 11:15 वैसे भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते हो, या तो नेटफ्लिक्स देख रहे होते हो या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हो। अगर आप यूएस शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो वो मैटर अलग हो सकता है। अदरवाइज आपको 10:15 बजे रात को आना चाहिए इंडियन स्टूडेंट्स को। लाइव क्लास में आइए, बहुत कुछ हम इस पे पढ़ेंगे, बहुत कुछ डिस्कशन करेंगे। ये लाइव क्लास का जो टेन्योर है बहुत लंबा है, बिकॉज सारी नई बैचेस, फार, ऑडिट, टीसीपी, रेग, पूरा एक इंटायर स्लॉट में अगले 1 साल 12 से 15 12 महीने में कंप्लीट होगा, मतलब अक्टूबर तक पूरा कंप्लीट होगा 1 साल में। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल फ्रेश न्यू बैच लाइव पढ़ रहे हैं, मेरे साथ में आप रहेंगे, साथ में परफॉर्मेंस डिस्कशन करेंगे 1 साल। अब देखो जमाना टेक्नोलॉजी का आ गया, इसके पहले भी तो आप रेगुलर क्लास में ही जाके पढ़ते थे ना, ऐसा तो नहीं होता था ना। अब आपको बस एक फैसिलिटी है कि आप वर्क वर्क अपने घर पे कंप्यूटर के सामने बैठ के क्लासेस पढ़ रहे हैं, मैं आपको दिख भी रहा हूं एज ए टीचर। तो आपको क्या करना है, आपको केवल रेगुलर रहना है। जो स्टडी प्लान आपको बताया जाए कि लेट से ये 2 यूनिट हमने कंप्लीट कर ली, उसके एमसीक्यू करके आ जाओ, उसके सिमुलेशन करके आ जाओ, उसको डिस्कस करेंगे। तो पूरी इंटायर जर्नी को, मतलब इस बैच का 100% रिजल्ट आना बिल्कुल श्योर है, 100%। में बार बार बोल रहा हूं, इस बैच में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा अगर आप रेगुलर रह गए तो अगर आपने 1 साल रेगुलरिटी मेंटेन कर ली, सब आप सीपीए बनेंगे। ये मैं आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ये वीडियो संभाल के रख लेना आप। और वो बच्चा मुझे बता देना कि सर मैंने आपका ये वीडियो, ये ऑनलाइन में देखो रिकॉर्ड करके बोल रहा हूं, इसको मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी डाल दूंगा। अगर आप मेरे साथ पढ़े, मेरा होमवर्क किया, मुझसे पूछ के एग्जाम दी और 2 मॉक दिए, जो एडवाइस मैं आपको दूंगा 100% आप पास होंगे। लेकिन मैं आपसे चीज एक ही तो मांग रहा हूं, आपकी जिंदगी का 1 साल। गिव मी योर 1 ईयर फ्रॉम नाउ, आपके पास सीपीए का डेजिग्नेशन होगा, ये सच्चाई है। बहुत सारे बच्चों के साथ कमिटमेंट लेकर उनको मैंने ये बोला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 2। कुछ बच्चे लिख रहे सर क्लास अटेंड तो कर सकते हैं बट ऑडिट का स्टडी प्लान, हाँ वो अभी स्टडी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या करना है, अभी तो जस्ट सेकंड लेक्चर है। सर मोहम्मद छैया लिख रहे हैं सर फर्स्ट शुड अटेम्प्ट फॉर ऑडिट प्रिपेयर एज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर फार। देखिए आप फार की प्रिपरेशन को जारी रखिए मोहम्मद, ऑडिट को साइमल्टेनियसली पढ़िए, और 2 सब्जेक्ट साथ में पढ़ सकते हैं। ऑडिट आपने अभी स्टार्ट हुआ है तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी मैं अब ज्यादा आंसर नहीं दूंगा, बिकॉज फिर मुझे क्लास भी स्टार्ट करनी है। तो जस्ट मैं अभी आईपैड कनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ अंकुर, आपको न्यू स्टडी मटेरियल में फॉरवर्ड कर दूंगा। और कमिंग डेज में आपके साथ इंडिविजुअल मीटिंग हम लोग करेंगे। तो प्रेरणा आपसे भी मीटिंग करना है, ज्योति, तेजल, मोइन, जो भी स्टूडेंट्स हैं, रिस्पेक्टिव डेट्स में आप अपनी टीम से एक बार कोऑर्डिनेट कर लीजिए।
कमिंग डेज में, कमिंग वीक में मेरी सारी जूम मीटिंग होने वाली है, सभी के साथ 1-to-1 टॉक करेंगे हम लोग, और एक पूरा प्रॉपर रोड मैप इंडिविजुअल स्टूडेंट के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो लेक्चर 2 को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने दो चीजों के बारे में डिस्कस किया था। कौन कौन सी दो चीजें थी? कौन कौन सी दो चीजें हमने डिस्कस की थी सर? हमने डिस्कस कर लिया था, एक प्रिपरेशन डिस्कस कर लिया था, और एक हमने डिस्कस किया था कंपाइलेशन, और दोनों के बीच में डिफरेंस। लेकिन एक बात हमने बोली थी सर, प्रिपरेशन में इंडिपेंडेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब जो अकाउंटेंट है, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो भी वो अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड सर्विसेज अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन कंपाइलेशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, और मैंने उसको ग्रीन ब्लू लाइन में हाईलाइट किया, डिटरमाइन वेदर ही इज इंडिपेंडेंट और नॉट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर मैं इस बात को और डिटेल में नहीं बताऊं, तो क्या एक इंडिपेंडेंट पर्सन, सॉरी, एक नॉन इंडिपेंडेंट पर्सन क्या कंपाइलेशन से रिलेटेड सर्विसेज दे सकता है? केवल इतनी लाइन को पढ़कर आप यस और नो लिखिए। अगर मैं इस बात को और एक्सप्लेन ना करूं तो कितनों को लगता है नो? वो हैंड रेस कर दें, हैंड रेस कर दें कि सर इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। इंडिपेंडेंट होना जरूरी है क्या कंपाइलेशन के लिए, कि एक नॉन इंडिपेंडेंट भी कर सकता है? तो जिन्होंने हाथ उठाए हैं उनका मतलब है कि एक इंडिपेंडेंट कंपलसरी है, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो आप गलत कहना चाह रहे हैं। यहां पर सिर्फ इतना लिखा है, डिटरमाइन वेदर ही इज इंडिपेंडेंट और नॉट। मतलब अगर कंपाइलेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो जब रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट में लिखा जाएगा कि जो अकाउंटेंट है, मैं ऑडिटर वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, आप देख रहे होंगे, वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, केवल डिटरमाइन करके ये लिखना है। मतलब अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं है तो इस क्लॉज को क्या करेंगे, रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देंगे, बस। बट इसका ये मीनिंग बिल्कुल नहीं हुआ कि अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप कंपाइलेशन से रिलेटेड सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते। अब कई बच्चे पूछेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट? तो अभी हम इंडिपेंडेंट की पूरी डेफिनेशन को समझेंगे बहुत बड़े लेवल पर, क्योंकि इंडिपेंडेंट कोई छोटा वर्ड नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब फैक्ट और अपीयरेंस दोनों होता है। अभी इतना समझो कि जैसे मान के चलो मेरी कंपनी है AKPI एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, और यूएस में लिस्टेड है, यूएस कंपनी है ये। मान के चलिए मेरा ब्रदर CPA है, क्या वो मेरी इस कंपनी का ऑडिट कर सकता है? आपसे पूछ रहा हूं, क्या अगर वो ऑडिट कर सकता है तो क्या वो मेरे इस रिलेशनशिप से इंफ्लुएंस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। वो अपनी ओपिनियन, फ्री ओपिनियन तो नहीं दे सकता ना। तो दैट्स वाई यहां पर क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट का भी बहुत बड़ा मीनिंग है, केवल ये नहीं कि रिलेटिव आपके इंडिपेंडेंट हो जाते। इंडिपेंडेंट बहुत ब्रॉडर टर्म है, पूरी डेफिनेशन नहीं, पूरा एक लेक्चर पढ़ेंगे हम इंडिपेंडेंट के ऊपर, और आपसे कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं MCQ के। बहुत ब्रॉडर टर्म में है MCQ में इंडिपेंडेंट। तो सर अब आपके मन में दो प्रकार के कंफ्यूजन आ सकते हैं कि सर एक प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए गए और आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए, दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन। लेकिन उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समराइज करना, उसको क्लासिफिकेशन करना, इसके लिए अगर आप क्लाइंट को असिस्ट कर रहे हैं तो इसको हम बोल रहे हैं कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशन में कभी भी अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो इस फैक्ट को क्या किया जाता है, रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज किया जाता है। और सर प्रिपरेशन में इंडिपेंडेंस देखी ही नहीं जाती, आप इंडिपेंडेंट हो या नहीं हो हार्डली मैटर्स। बात समझ में आई? एक थिन डिफरेंस है प्रिपरेशन और कंपाइलेशन। और दूसरी बात, रिपोर्ट ऑन द स्टेटमेंट, यहां पर रिपोर्ट दी जाती है, प्रिपरेशन में कोई रिपोर्ट नहीं दी जाती। डिस्क्लेम एनी अश्योरेंस, अब ये वर्ड आपके लिए नया नहीं होना चाहिए, पहली डे पे आपने डिस्कस कर लिया था सर। डिस्क्लेम एनी अश्योरेंस मींस जो अकाउंटेंट है वो साफ बोल रहा है कि मैंने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपाइलेशन किया है,
मैं यहां पर किसी भी प्रकार का कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूं। और देखिए जो लाइन हम बार बार बोल रहे थे, डिस्क्लोज एनी लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको रिपोर्ट में ये मेंशन करना होगा कि इंडिपेंडेंट नहीं है, एसोसिएट हिज और हर नेम विद दिस स्टेटमेंट। तो यहां पर रिपोर्ट आ रही है, एमसीक्यू में पूछेंगे, रिपोर्ट कंपाइलेशन में होती है, प्रिपरेशन में नहीं होती। और मैंने आपको उस दिन बताया था, अकाउंटेंट वर्ड, सच बोल रहा हूं, सीपीए का ऑडिट अगर आप सच में पास करना चाहते हो ना, तो एक बात याद रखना, वर्ड बाई वर्ड इंपॉर्टेंट है। कई बार वो अकाउंटेंट और ऑडिटर लिख देंगे और आप सोच भी नहीं पाओगे। और अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट से मैंने टेलीफोन पे डिस्कस किया एग्जाम देने के बाद, बोले सर क्वेश्चन कभी भी किसी सॉफ्टवेयर से नहीं आते हैं। आप ऐसा सोच रहे हो ना कि हम तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन करने से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट को पकड़ने से होगा। तो अकाउंटेंट ऑल्सो मे कंपाइल प्रोस्पेक्टिव, प्रोफार्मा एंड हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब सर, अगर एमसीक्यू में आपसे ये पूछा जाए, ऑडिट हमेशा हिस्टोरिकल का होगा, प्रोस्पेक्टिव का नहीं होगा। कंपाइलेशन और प्रिपरेशन हिस्टोरिकल का भी हो सकता है और प्रोस्पेक्टिव का भी हो सकता है। सीधी बात है, कंपाइलेशन में आप क्या कर सकते हो, कोई फ्यूचर में आप कोई काम करने जाने वाले हो, उसकी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकते हो। अब ये अश्योरेंस वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्योरेंस का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, कि आप लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में बात कर रहे हैं, कि आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप अश्योरेंस दे रहे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, अश्योरेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए, मॉडरेट हो सकता है क्या, अश्योर एब्सोल्यूट हो सकता है कि एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है कि यार मैं आपको अश्योर कर रहा हूं 100% ये चीज करेक्ट है, फेयरली प्रेजेंट है, एक वर्ड यूज कर रहा हूं एब्सोल्यूट। कभी भी अश्योरेंस, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दिया जा सकता। एब्सोल्यूट मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं, रीजनेबल अश्योरेंस दिया जा सकता है, ये वर्ड याद रखना, रीजनेबल अश्योरेंस। और आपके लिए मैंने एक बहुत अच्छा काम और किया, मैं आपको इंटरप्ट करके बताने जा रहा हूं, मुझे इस वर्डिंग से एक बात याद है, कि आपको मैं अराउंड 500 to 600 फ्लैश कार्ड प्रोवाइड करने जा रहा हूं। वो मैं अंडर प्रोसेस में है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट मोमेंट पे आपके कैसे काम आएगी वो। उसके लिए हम एक बार स्क्रीन पे चलते हैं, कि आपको शुरू से पता हो कि जब आपको ऑडिट में हमारे एलएमएस में जाना है, तो आपका एक ऐसा आईडी बनेगा, अभी बना नहीं होगा, और जब आप न्यू वाला चूज करेंगे, यूएससीपी ऑडिट 24-25, यहां पर आप जाएंगे, तो हर टॉपिक वाइज मैं आपको बहुत सारे फ्लैश कार्ड, अभी मैंने कॉम्प्रिहेंसिव फ्लैश कार्ड की एक लिस्ट बनवा ली है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, हर छोटी छोटी लाइन का आपको मीनिंग देखने को मिल जाएगा। विच स्टैंडर्ड प्रोवाइड मोस्ट अथॉरिटेटिव यूएस ऑडिटिंग गाइडेंस फॉर नॉन इश्यूर एंड इश्यूर। तो ये क्वेश्चन है, उसको जैसे फ्लिप करेंगे तो आपको समरी के रूप में 500 to 600 फ्लैश कार्ड मिल जाएंगे। तो इन फ्लैश कार्ड से मेरा एक्सपीरियंस है कि ऑलमोस्ट जो 66 या 72, अभी देखना पड़ेगा न्यू सिलेबस में कितने एमसीक्यू हैं, 40 से 45 तो कवर हो जाएंगे। इतने ब्रॉडली और डिटेल इसको अंडर प्रोसेस में आ चुके हैं। तो मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं कि आपको बहुत सारी चीजें एक नए वर्जन में, नए एलएमएस में देखने को मिलेंगी। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि क्लास को 100% पूरी अटेंड करना, जिससे क्लास में आपको अपडेशन मिलते रहे। नहीं तो आप खुद ही ना आओ, जैसे कई बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, फिर 4-5 महीने 6 महीने बाद आते हैं, बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं स्टूडेंट। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, और उसका एक मैं वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे आपको देखना है। तो वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑडिट में, ऑडिट को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। और जो आपका एक
डिसाइडेड डेट होगा कि इस तक आपको यूनिट्स कंप्लीट करके रखना है, उस पैटर्न पे आप चलेंगे। जस्ट मोमेंट में अगेन स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आईपैड कनेक्ट हो रहा है। यस, तो सर आप बात कर रहे थे कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं तब अश्योरेंस देते हैं, तो क्या प्रिपरेशन और कंपाइलेशन में अश्योरेंस दिया जाता, नहीं दिया जाता सर। इसीलिए यहां पर ऑडिटर वर्ड लिखा हुआ है। तो ऑडिटर ही क्या कर सकता है, अश्योरेंस दे सकता है, अकाउंटेंट कभी भी अश्योरेंस नहीं दे सकता। तो अगर पूरी लैंग्वेज को पढ़ें कि अश्योरेंस का मीनिंग क्या है सर, रिलायबिलिटी दैट ऑडिटर प्रोवाइड्स रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन दे एग्जामिन। और आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि अश्योरेंस किस बेसिस पे दिया जाना चाहिए। आपको अगर चैट बॉक्स में लिखने के लिए बोला जाए अश्योरेंस के पीछे का ग्राउंड क्या हो सकता है, मैं देखना चाहता हूं आप सोच पाते हैं कि नहीं सोच पाते। एक कुछ स्टूडेंट लिख रहे हैं ओपिनियन, कुछ लिख रहे हैं रिलायबिलिटी, कुछ बच्चे लिख रहे हैं फैक्ट एंड फिगर्स। बस आप इसी चक्कर में गलत हो गए। कुछ लिख रहे हैं हिस्टोरिकल डेटा। अश्योरेंस बिना एविडेंस के नहीं दिया जा सकता। और एविडेंस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा एविडेंस के लिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये चीजें अपने दिमाग में बैठाइए कि अब एक स्टूडेंट ने लिख दिया इन्वेस्टिगेशन। मोइन, मैं तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं करता कि तुम इन्वेस्टिगेशन लिखो इफ यू आर सी इंटर स्टूडेंट। अगर वही वाले मोइन है जो सी इंटर के स्टूडेंट है तो मैं इन्वेस्टिगेशन वर्ड से दुखी हो गया हूं। एविडेंस करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर लगेगी। ये छोटे छोटे वर्ड नहीं है, ये क्वेश्चंस हैं। ओपिनियन, ओपिनियन अश्योरेंस देने के लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए। और एविडेंस कैसे कलेक्ट करोगे, ऑडिट प्रोसेस से। अब इन्होंने एक वर्ड यूज कर लिया इन्वेस्टिगेशन। ऑडिटर इन्वेस्टिगेटर नहीं है। ऑडिटर कोई स्पेसिफिक टास्क को लेके इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा, वो सीआईडी ऑफिसर नहीं है। तो एक बात ध्यान रखिए, रिलायबिलिटी जो हम अश्योरेंस दे रहे हैं उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस के बिना आप कभी भी ओपिनियन नहीं दे सकते। और ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं ऑडिट प्रोसेस के द्वारा, और उसी से आप एक कॉन्फिडेंस जनरेट करते हो और बताते हो। तो जब कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अश्योरेंस दिया जाता है तो उसमें कंप्लीटनेस और फेयरनेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली प्रेजेंटेड है और कंप्लीट भी हैं। आप कई बार इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि अगर मैं आपसे पूछूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है तो भी हम कह सकते हैं कि वो फेयरली प्रेजेंटेड है, यस और नो, या ये बात फॉल्स होगी। अगर आप लॉजिक से सोचें तो फेयरनेस का मतलब क्या है और कंप्लीटनेस का मतलब दोनों अलग अलग हैं। कंप्लीटनेस मतलब सोचिए, आपने कंपनी के ऊपर, कंपनी की जो सेल्स थी वो आपने अगले साल रिकॉर्ड कर दी। आपको कट ऑफ डेट याद रखना है, 31 दिसंबर तक आपने सेल जो हुई थी, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में आप एफओबी पे पढ़ेंगे, एफओबी ऑफ सेल्स, एफओबी बेसिस पे सेल्स होती है, डेस्टिनेशन बेसिस। और तो आपको ये भी देखना है कि कंप्लीटनेस और फेयरनेस एक कंप्लीटली डिफरेंट पैरामीटर है। अगर कोई चीज कंप्लीट नहीं है इसका यह मतलब नहीं कि वो अनफेयर है, ये बिल्कुल मीनिंग नहीं। कंप्लीटनेस और फेयरनेस दोनों फर्क है। इसीलिए वहां पे और के साथ साथ ये लिखा दोनों देखा जाएगा, फेयरनेस भी होना चाहिए और कंप्लीटनेस भी होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी वर्ड है, तीन बातें यहां से निकल कर आई हैं। सच में आपको इस तरीके से ही सोचना पड़ेगा ऑडिट में, अदरवाइज आपके क्वेश्चन गलत होंगे कि सर अश्योरेंस के लिए एविडेंस चाहिए और एविडेंस के लिए क्या चाहिए, ऑडिट प्रोसेस चाहिए। अब अश्योरेंस की तीन कैटेगरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट मैंने आपको बना के दे दिया है और इसी तरीके के आपको सारे ऑडिट के नोट्स मिलेंगे।
उसके साथ साथ आपको ग्लैम की बुक भी मिलेगी, इफ यू वांट यू कैन रीड द ग्लैम बुक। बाकी सारा मटेरियल डिटेल में मैं अपने नोट्स में कवर कर रहा हूं। रीजनेबल अश्योरेंस, हमेशा ऑडिटर अश्योरेंस देगा तो वो रीजनेबल होगा, हाईएस्ट लेवल ऑफ अश्योरेंस इन ऑडिट, हाईएस्ट। मॉड, यहां पर आपको कभी भी ये वर्ड नहीं लिखना है, एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, मॉडरेट लेवल, एब्सोल्यूट लेवल और रीजनेबल। तो आपका वर्ड होना चाहिए रीजनेबल, और रीजनेबल का मतलब है हाईएस्ट। तो एक बात ध्यान रखिए, ये जो ऑडिट के साथ में मैं चार्ट ये लिख दिया है, रीजनेबल अश्योरेंस हमेशा किसके साथ में दिया जाता है? ऑडिट के साथ में दिया जाता है। ऑडिट के साथ में ही आप रीजनेबल अश्योरेंस देंगे। और जहां पर ऑडिट नहीं है वहां पर कभी भी अश्योरेंस नहीं दिया जाएगा। जैसे कंपाइलेशन, नो अश्योरेंस, हम अश्योरेंस दे ही नहीं रहे। जो हमने पीछे पढ़कर आए एग्जाम्पल कंपाइलेशन। तो ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, नो अश्योरेंस और लैक ऑफ अश्योरेंस। और आगे आप पढ़ेंगे लिमिटेड अश्योरेंस। तीन प्रकार के अश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हो सर आप। एक तो रीजनेबल अश्योरेंस, नो अश्योरेंस और लिमिटेड अश्योरेंस। लिमिटेड अश्योरेंस का मीनिंग होगा रिव्यू में, ये वर्ड को हाईलाइट कर लेना, रिव्यू। एमसीक्यू में ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, लिमिटेड अश्योरेंस मतलब रिव्यू। अब लिमिटेड अश्योरेंस का क्या मीनिंग है वो भी समझेंगे कि सर एक्चुअल में ये तो समझ में आएगा कि हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। अब सर अश्योरेंस देने के लिए आपके पास ऑडिट एविडेंस होना चाहिए। ऑडिट एविडेंस के बाद आप अश्योरेंस देंगे, तो अश्योरेंस में क्या बोलते हैं? ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है। अश्योरेंस किसके थ्रू दिया जाता है? ओपिनियन के थ्रू, कि मैं इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के बाद अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करता हूं। अब हम सर पढ़े कि ये लिमिटेड अश्योरेंस में रिव्यू वर्ड के साथ में, लिमिटेड अश्योरेंस को मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया है, बहुत अच्छी चीजों को, क्योंकि बहुत एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मान के चलिए मैं किसी पर्सन को, अभी बिल्कुल आप ऑडिट से हटकर सोचिए, आप किसी पर्सन के बारे में बोल रहे हैं कि यार ये पर्सन के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत क्वालिटी है इसके अंदर। अभी पर्सन से सोचना, फिर ऑडिट से कनेक्ट करेंगे। ये जो पर्सन है ये ऑनेस्ट है, ये पर्सन टाइम बाउंड है, हर काम को परफेक्शन के साथ में करता है। ये किस प्रकार का अश्योरेंस हुआ? ये आपके डेफिनेशन में रीजनेबल अश्योरेंस है या लिमिटेड अश्योरेंस? अगर आपको यही सोच के सोचना हो तो, सोचने की सोच डेवलप कर रहा हूं मैं आपकी। आप सोच के बताइए कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया और फिर मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है सर ये एक रीजनेबल एश्योरेंस। अब सेम एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि ये बंदा डिसऑनेस्ट है या नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। ये पर्सन हार्ड वर्कर है या नहीं है, हम कह नहीं सकते। लेकिन ये डिसऑनेस्ट नहीं है, हम ये कह सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं? ये डिसऑनेस्ट नहीं है, हम ये कह सकते हैं। डिसऑनेस्ट नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे कि ऑनेस्ट है, हम ये बोल रहे डिसऑनेस्ट नहीं है। तो आप मुझे बताइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये पर्सन डिसऑनेस्ट नहीं है, तो क्या मतलब है ये? तो आप देखो यहां पर कोई पॉजिटिव अश्योरेंस नहीं दे रहे आप एक तरफ बोल रहे हो कि ये पर्सन ऑनेस्ट है तो ये पॉजिटिव अश्योरेंस, आप एक तरफ बोल रहे हो कि मैं ये डिसऑनेस्ट नहीं है, तो ये एक प्रकार का लिमिटेड अश्योरेंस। और आप बोल रहे हो कि मैं कह ही नहीं सकता, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता इसके बारे में, तो ये नो अश्योरेंस। अब सर इसको जरा ऑडिट से कंपेयर कीजिए। आप एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं और आप बोलते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं है, आपने ये कमिटमेंट। दूसरा, आप एक और बार बोलते हैं कि यार हमने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गो थ्रू किया है, इसमें हमको कोई मिस स्टेटमेंट मिला नहीं है। दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? हम क्या बोल रहे हैं?
कि हमको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट नहीं मिला है, तो आप यहां पर एक अश्योरेंस पॉजिटिव नहीं दे रहे हो, आप यहां पर लिमिटेड अश्योरेंस बोले हमको मिला नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि है ही नहीं, मतलब आपने अपने आप को सेव कर लिया कि बोले हमको मिस स्टेटमेंट नहीं मिला, हमको मिस स्टेटमेंट नहीं मिला, इट डजंट मीन कि इसमें मिस स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हमारी प्रोसीजर से स्टेटमेंट नहीं मिला क्योंकि हमने ऑडिट नहीं किया, हमने तो रिव्यू किया है। तो जब कभी भी आप रिव्यू करते हो ना, तो केवल आप लिमिटेड बातें करते हो, लिमिटेड, क्योंकि आप डिटेल ऑडिट प्रोसीजर लगाते ही नहीं है। जब आप डिटेल ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे तो आपको सारे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस मिल जाएंगे और फिर आप बोलोगे कि हम एक पॉजिटिव अश्योरेंस दे रहे हैं। तो सर नट शेल में दो बातें निकल के आई, क्या दो बातें निकल के आई? कि ऑडिट में हमेशा पॉजिटिव अश्योरेंस होता है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये हम कह रहे हैं क्योंकि हमने कंपनी का पूरा ऑडिट प्रोसीजर लगा के ऑडिट कर लिया है। तो ऑडिट इज ऑल अबाउट पॉजिटिव अश्योरेंस और रिव्यू इज ऑल अबाउट नेगेटिव अश्योरेंस। तो नेगेटिव को क्या हम, ये नेगेटिव का मतलब ये हम नैरो सेंस में नकारात्मक वे में लें क्या? क्या गलत बात कह रहे हैं? नेगेटिव का मतलब यहां पे वो नहीं है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर कोई नेगेटिव बात बोल रहा है, ये बिल्कुल मीनिंग नहीं है इसका। कई बच्चे इस बात को मिस इंटरप्रिटेट कर लेते हैं, उनको लगता है कि सर ने बोला लिमिटेड नेगेटिव अश्योरेंस, तो नेगेटिव का मतलब यहां पर लिमिटेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर लिमिटेड और नेगेटिव वर्ड इज इंटरचेंजेबल। व्हाट आई एम सेइंग दैट लिमिटेड इज आल्सो नोन एज नेगेटिव। तो ये किस में होगा? रिव्यू में। और रिव्यू में ही क्यों होगा सर ये? क्योंकि रिव्यू में आप कंप्लीटली ऑडिट नहीं करते हो, आप केवल एक एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हो। अभी एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होती है वो समझेंगे, ये भी अपने आप में एक प्रोसीजर, इसके ऊपर भी एक लेक्चर आएगा, एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, सब समझेंगे उसको। द सीपीए परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने कंपनी की जीपी रेशो बढ़ा, जीपी रेशो, तो क्या रीजन हो सकता है? आपको कंपनी का जीपी रेशो बढ़ते हुए दिखा 2023 के कंपैरिजन में 2024 में, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्या रीजन हो सकते हैं उसके दो? एफएआर में पढ़ोगे रेशियो एनालिसिस। क्या केवल सेल इंक्रीज होने से जीपी रेशियो इंक्रीज हो सकता है? प्रियंका जी आप ये बात मत कहिए, मैं अभी प्रूफ कर दूंगा कि सेल इंक्रीज होने से जीपी रेशियो नहीं बढ़ता। क्या मैं ये कह सकता हूं कि सेल इंक्रीज होने से जीपी रेशियो अकेले बढ़ना जरूरी नहीं है? लेट्स एग्जांपल, मेरी 100 की सेल थी, 50 की कॉस्ट थी, जीपी रेशियो कितना आया? 50 डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए, 50% जीपी रेशियो है मेरा। अगले साल मेरी सेल हो गई 200, कॉस्ट 100 ही है, मेरा जीपी रेशियो तो फिर भी 50%। एज पर सेल्स तो सर 100 से 200 हो गई, कहां जीपी रेशियो चेंज? लेकिन सर सेल प्राइस पर यूनिट बढ़ जाए या कॉस्ट कम हो जाए तो आपका जीपी रेशियो बढ़ सकता है। तो आपने एक कंपनी के जीपी रेशियो को बढ़ते देखा, तो आपने क्या कंपनी की पूरी सेल्स बुक उठा के ले जाओगे कि चलो सेल्स करते हैं? इंस्टेड ऑफ दैट आपने देखा जीपी रेशियो बढ़ा है, तो क्या कंपनी की कॉस्ट पर यूनिट कम हुई है या कॉस्ट सेल प्राइस पर यूनिट बढ़ी? तो आपने क्या किया? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? रेशियो एनालिसिस की इस प्रोसेस को क्या किया आपने? दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। सर आपने बजट बनाया, बजट को एक्चुअल डेटा से कंपेयर किया, आपने बजट डेटा कंपनी बजट आपने नहीं, ऑडिटर नहीं बनाता, कंपनी ने बजट बनाया और उसका एक्चुअल डेटा को कंपेयर किया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। तो अभी हम एनालिटिकल प्रोसीजर को नैरो सेंड में समझे, पूरा डिटेल समझाऊंगा एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होती है। तो बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सर आप ये बात कहना चाह रहे हो कि रिव्यू प्रोसीजर में हम केवल एनालिटिकल प्रोसीजर लगाकर ये पता कर लेते हैं कि यार कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। तो हमने एनालिटिकल प्रोसीजर लगाई, यार कंपनी का जीपी रेशो बढ़ा है, तो कंपनी ने आर्टिफिशियली इसको
बढ़ाया नहीं, हमने तो एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के देख ली कि कंपनी की पर यूनिट सेल प्राइस इस बार बढ़ गई है, इस कारण से कंपनी का जीपी रेशो बनाए, तो ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक रिव्यू किया। और यही अगर हमें ऑडिट करना होता तो क्या करते, कंपनी के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखते कितनी सेल्स हैं, सैंपल बेसिस पे सेल उठा लेते, कंपनी का स्टॉक रजिस्टर उठा लेते, कंपनी की कॉस्ट शीट उठा लेते, पूरा एनालिसिस करते। तो वो हम डिटेल प्रोसीजर में जा रहे हैं, हम रिव्यू नहीं कर रहे हैं, हम ऑडिट कर रहे हैं। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि लिमिटेड एश्योरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए क्या, एनालिटिकल प्रोसीजर सबसे इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल प्रोसीजर। और यहां पर देखिए, कंपेयरिंग करंट फाइनेंशियल रिजल्ट टू हिस्टोरिकल डेटा। मेरे पास पिछले साल कम स्टूडेंट थे, इस साल ज्यादा हो गए, तो एक इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो कहीं ना कहीं वो अंदाज लगा लेगा कि यार इनका इस बार जीपी रेशो सेम भी है, तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं बढ़ना चाहिए। एक रिव्यू करना हो, मैं पिछले साल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये शो कर रहा हूँ, इस बार भी कर रहा हूँ, तो वो जो ऑडिटर होगा वो रिव्यू प्रोसीजर लगा के बता देगा ना, देखो सलूजा जी पिछले साल इतने स्टूडेंट थे, इस साल इतने हैं, तो कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट तो बढ़ना चाहिए आपका। ये रिव्यू प्रोसीजर है, हमने कोई डिटेल चेक ही नहीं किया, हमने तो आपसे पूछा आपका इनरोलमेंट फॉर्म लेकर आओ, रजिस्टर लेकर आओ, कहीं ना कहीं मेंटेन करते होगे ना। हाँ करते हैं, उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट कर लिए, इस बार के नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट कर लिए, और सीधे बता दिया कि आपका नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। ये क्या है, रिव्यू, ये ऑडिट नहीं है। तो सर क्या एग्जाम में बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल मिलेंगे? हाँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए होंगे, रट्टा नहीं मारना है, आपको पहचानना पड़ेगा यहाँ पे रिव्यू लगाया है ऑडिटर ने, या ऑडिट लगाया है, कंपाइलेशन है या प्रिपरेशन है। तो एग्जाम्पल्स काम आएंगे आपके। तो अब आप समझ रहे हैं कि ऑडिट इज ऑल्सो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो सर कंपेयरिंग करंट फाइनेंशियल रिजल्ट टू हिस्टोरिकल डेटा, रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंट बैलेंस, आपका डेटर टर्नओवर रेशियो रिड्यूस हो गया है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, डेटर टर्नओवर रेशियो रिड्यूस हो गया है, बताइए क्या इंपैक्ट पड़ा होगा अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंसेस पर। एग्जामिनर बोलेगा पिछले साल डेटर टर्नओवर रेशियो 5 था, इस साल 4 हो गया है, तो सर कहीं ना कहीं अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस भी कम होना चाहिए। आपकी कलेक्शन पीरियड फास्ट हो गया है या लो हो गया, ये सब एनालिसिस करने पड़ेंगे जब आप सीखोगे। तो ये सब क्या है, दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर। तो आपको ऐसे एग्जांपल मिलेंगे कि करंट ईयर का डेटा पिछले साल से कंपेयर हुआ, रेशियो एनालिसिस किया, दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर। स्टिल एनालिटिकल प्रोसीजर को डिटेल डिस्कस करेंगे। सर मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लेना और अदर पर्सनल से इंक्वायरी कर लेना, कैसे कर सकते हैं? ऑडिटर जा सकता है, कंपनी के अकाउंटेंट से पूछ सकता है, यार क्या कंपनी ने कोई नया इन्वेस्टमेंट किया है क्या, कोई नया ऑफिस लोकेशन, या मेरे इंस्टीट्यूट में अगर ऑडिटर आए और मेरे से, मेरे काउंसलिंग टीम से पूछे क्या सर ने कोई नया कोर्स लॉन्च किया है क्या, क्या सर का कोई नया और बिजनेस है, तो ये क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी करके पता कर रहे हैं कि कहीं और कुछ इंफॉर्मेशन हमको मिल जाए। तो सर यहां पर केवल लिमिटेड एश्योरेंस में ही रिव्यू किया जाता है। तो रिव्यू इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द कंपाइलेशन एंड प्रिपरेशन। और रिव्यू में ये दो ही चीजें देखी जाती हैं, ये कीवर्ड आपको, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर। नेगेटिव एश्योरेंस implies that based on the procedure nothing has come to the auditor attention। ये लाइन मैंने रेड कर दी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कुछ मिस स्टेटमेंट नहीं मिला, हमें कोई मिस स्टेटमेंट नहीं मिला, इसका ये मतलब हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड फेयरली है। क्या मैं इस बात के ऊपर ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं? आप सोचिए, जब आप एक यूजर होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड कर रहा होगा बेटा, तो वो जब वो रीड कर रहा होगा तो ये देखेगा ना कि यहां पर साफ लिखा है नथिंग हैज कम टू द ऑडिटर अटेंशन सजेस्ट दैट एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नॉन कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और लॉ। तो हमको नहीं मिला, इसका ये मतलब नहीं है कि मिस स्टेटमेंट नहीं है। तो आप मुझे बताओ, मेरे 1.5 से 2 घंटे लेक्चर सुनने के बाद क्या आपको कभी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहेगा? कंपाइलेशन, प्रिपरेशन, नेगेटिव अश्योरेंस, रिव्यू और ऑडिट, नींद में भी आप पूछो, आप बता दोगे कि सर कंपाइलेशन में
कोई एश्योरेंस नहीं है कुछ भी। आपने लैंग्वेज को बहुत इजीली समझ लिया और आपको मैंने इतने सारे एग्जांपल दे दिए कि आपके दिमाग में वो रहेगा और आपसे सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जब रिव्यू, प्रिपरेशन, एंगेजमेंट आएगा। दैट्स वाई मैं आपसे कह रहा हूं लेक्चर को 2 बार भी आपने सुन लिया, आपके 60% तो ऐसे ही स्कोर आने वाला है। बस कुछ चीजें जो टेक्निकल होंगी उसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 2 बातें, इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। तो यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, ऑडिटर आर नॉट एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट मैटर एंड दे आर नॉट कंडक्टिंग एक्सटेंसिव वेरिफिकेशन। तो यहां पर एक्सटेंसिव वेरिफिकेशन नहीं होता है, एक्सटेंसिव वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन हो, क्योंकि यहां पर केवल क्या 2 चीजें होती हैं। अब ये एक सब्जेक्ट मैटर वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या क्या सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं, मैं जानना चाहूंगा बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट से। सब्जेक्ट मैटर का क्या मीनिंग है, ये आगे बहुत काम आएगा आपके सब्जेक्ट मैटर। आप ये छोटा सा वर्ड मत समझ के चले जाना, सब्जेक्ट मैटर का क्या मतलब हो सकता है। गिव मी ए 2 to 3 एग्जांपल ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सभी लोग लिखें सब्जेक्ट मैटर का क्या मतलब है। ऑलमोस्ट सारे लोग गलत लिख रहे हैं। ऑडिटर बात कर रहा है, देखो, ऑडिटर आर नॉट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर हो सकता है कि आप एक बैंक से लोन लेने जा रहे हो और आपके बैंक ने बोला कि अच्छा आपको लोन चाहिए ना, एक काम करो आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिव्यू करा के लेकर आओ। तो यहां पे सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्या है सब्जेक्ट मैटर? कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैंक लोन नहीं। अरे मोइन कहां पहुंच गया बेटा तुम, बैंक लोन थोड़ी, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज योर सब्जेक्टिव मैटर। और ऑडिट क्या किसी सब्जेक्टिव मैटर पे होता होगा, ये लाइन आ गई तो ऑडिट क्या सब्जेक्टिव मैटर पे होता है? ऑडिटर कभी भी सब्जेक्टिव मैटर पे नहीं हो सकता। ऑडिट हमेशा इंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर था और इंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सब्जेक्टिव मैटर आ सकते हैं। लाइक स्टॉक ऑडिट, स्टॉक वेरिफिकेशन इज अ सब्जेक्ट मैटर। डेटर्स बैलेंस, इट्स अ सब्जेक्ट मैटर। लोन सब्जेक्ट मैटर। वर्किंग कैपिटल सब्जेक्ट मैटर। तो ये छोटी ऐसे आपके अंदर हर वो माइन्यूट सी माइन्यूट चीज की एक्सप्लेनेशन। बेटा पास करने के लिए 75 परसेंटाइल चाहिए, तो वैसे थोड़ी कि आप आए और उठे और एमसीक्यू हो गए और पास, जयराम जी की, ये ऐसा आसान काम नहीं है ऑडिट। बहुत सारे मैंने स्टूडेंट देखे हैं ऐसे। और चार्टेड अकाउंटेंट स्टूडेंट बिल्कुल सावधान रहे, ओवर कॉन्फिडेंस ये लोगों को ले डूबता है सीपीए में। मैं कई बार बोलता हूं चार्टेड अकाउंटेंट के लिए पास करना तो आसान है, लेकिन विराट कोहली भी अगर वर्ल्ड कप खेलने उतरेगा तो नेट प्रैक्टिस करना पड़ेगी। वो ये नहीं सोच सकता कि भैया मैंने तो ऑलरेडी 80 सेंचुरी पहले मारी हुई, वो पास्ट है। वो 80 सेंचुरी आप मार चुके हो, अभी आपको उस बॉल पे परफॉर्म करना, उस मैच में परफॉर्म करना है। तो आप कितने ही अच्छे हो, लेकिन अगर आपकी प्रोसेस सही नहीं है, पास्ट में आप, पास्ट आपका क्या है कभी भी मैटर नहीं करता। पास्ट आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है कि पास्ट में आपने कुछ अच्छा अचीव किया हुआ है। जैसे अभी मोहम्मद शैया मुझे सामने देख रहे हैं, आईएफआरएस पास किया है, तो ये कॉन्फिडेंस लेकर आप जा सकते हो कि आईएफआरएस इंटरनेशनल एग्जाम आपने पास की है। जैसे अगर सुशांत बैठे हैं, इस बात का कॉन्फिडेंस लेके जा सकते हो कि फार पास किया, बट इस बात को ओवर कॉन्फिडेंस लेकर नहीं जा सकते कि फार पास कर लिया है तो ऑडिट उससे आसान है, नथिंग। ये छोटी छोटी चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। इंटरनल ऑडिट अलग है अविनाश। इंटरनल ऑडिट, और पहली बात बोलूं तो इंटरनल ऑडिट की इस प्रोफेशन के लिए अलग से कोर्स है यूएस का सीआईए। यहाँ पे इंटरनल ऑडिट के मैटर डिस्कस ही नहीं होंगे। यहां पर केवल पब्लिक अकाउंटेंट वाला एरिया ही हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। ओनली पब्लिक अकाउंटिंग के प्रोफेशन के बारे में ही हम यहां पर डिस्कस करेंगे। अब हमने बार बार बात करी सर रीजनेबल एश्योरेंस, तो यहां पर एक वर्ड आ गया, हाई होना चाहिए बट नॉट एब्सोल्यूट। तो यहां पर जब एक ऑडिटर ऑडिट करता है तो हम ऑडिट के बारे में, अब हम ऑडिट को पढ़ने आ गए।
हम ऑडिट की ऑफिशियल डेफिनेशन को पढ़ने जा रहे हैं। अब एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर लिमिटेड अश्योरेंस क्या एक ओपिनियन है, यस और नो? हाँ वो ओपिनियन तो है, लेकिन वो लिमिटेड है। एक्सटेंसिव वेरिफिकेशन करके ओपिनियन नहीं दे रहे हैं हम यहां पे, बस ये कह सकता हूं लिमिटेड ओपिनियन है। लिमिटेड अश्योरेंस तो ओपिनियन ही, तो अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? आप ओपिनियन दे रहे हो। उसके बाद अब मैं बात करूं कि ऑडिट में ओपिनियन होता है वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। या मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल तो नहीं समझ रहे आप बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट? मटेरियल का मतलब क्या है यहाँ पे? सब्सटेंटिव और सिग्निफिकेंट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज कर लिया मैंने, सब्सटेंटिव और सिग्निफिकेंट। एग्जामिनर तो यहां पर यही वर्ड डाल देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड इन ऑल सिग्निफिकेंट रिस्पेक्ट, इन ऑल सब्सटेंटिव रिस्पेक्ट। तो इसीलिए तो वो ब्लू किया है मैंने कि ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। मटेरियल, और मटेरियल का क्या मतलब होता है? सीए स्टूडेंट बता देंगे मटेरियल का क्या मतलब है। मटेरियल का मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टिव यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोल दिया सर? मटेरियल मीन्स द इंफॉर्मेशन आर सो सिग्निफिकेंट which can influence the decision of the potential user of the financial statement। बात समझ में आई? ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट समझ गए कि नहीं समझ गए? जरा वो अपना हाजिरी लगा दो कि यहाँ समझ गए सर, आपने इंग्लिश में कुछ बोला है, समझ में तो आ गया हमको कि सिग्निफिकेंट, वो इंफॉर्मेशन इतनी सिग्निफिकेंट है कि वो पोटेंशियल यूजर कौन हो सकते हैं सर? बैंक आपको लोन दे रहा है, वो जानना चाहेगा ना कि कंपनी ने क्या कर रखा है। तो ये बात ध्यान रखिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब भी ऑडिटर अपने ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस करता है तो वो ये बताता है कि ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट में कंप्लीटेड है, अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। तो सर ऑडिट में ओपिनियन में सबसे इंपॉर्टेंट यही, ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मींस ईदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर आईएफआरएस और एज पर यूएस गैप, ये दोनों में से किसी, या कैश बेसिस पर भी बने हो। तो कैश बेसिस मतलब कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो आपको क्या करना पड़ता है? इस प्रकार का ओपिनियन एक्सप्रेस करना। तो यहां पर हमने तीनों चारों चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, चार चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। ऑडिट, रिव्यू, कंपाइलेशन, प्रिपरेशन। अब एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आपकी चार ड्यूटी होती है कि एक्सेल शीट उठाना, किसमें नेगेटिव, किसमें पॉजिटिव, किसमें अश्योरेंस, किसमें नो अश्योरेंस, किसमें लिमिटेड, किसमें रीजनेबल, किसमें मॉडरेट, ये सारा सम अप आप कर लोगे। आपको ये चैप्टर जो हमने पहला, ये फंडामेंटल, ये हमारा लेक्चर क्या चल रहा है सर? फंडामेंटल्स चल रहे हैं। अगर आपने इन सारी चीजों को समअप करके अपने पास लिख लिया, और उसके बाद मैंने आपको बताया है कि मैं आपको बहुत सारे फ्लैश कार्ड दूंगा, वो सारी चीजें इसमें ऑलरेडी क्या है मैं कवर कर दूं। और ये जो रिकॉर्ड, ये लेक्चर जो है, ये लाइव लेक्चर है, आप सभी बैठ रहे हैं, यही लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग भी एलएमएस में मिलेगी। एलएमएस में अभी धीरे से अपलोड कर दूंगा मैं, अभी 2 ही लेक्चर हुए हैं। 1-2 दिन में ऑडिट का एलएमएस एक्टिवेट हो जाएगा। आप सभी टीम अपनी काउंसलिंग टीम से बात कर लेना, वो एलएमएस भी एक्टिवेट कर देंगे। और फिर कुछ 15-20 लेक्चर होने के बाद हम हमारे मेन करिकुलम पर आ जाएंगे। और मेन करिकुलम में हमारे एक डेडलाइन होगी कि इस डेट पे हमने ये करना, इस डेट पे हमने ये करना, इस डेट पे आपने ये करना। और अगर आप रेगुलर आएंगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सर लिमिटेड अश्योरेंस और रीजनेबल अश्योरेंस मोइन आप पूछ रहे हैं, तो देखिए लिमिटेड में मैंने क्या बोला कि हम एनालिटिकल प्रोसीजर और रिव्यू कर कर ये बोलते हैं कि ऑडिटर के नॉलेज में कोई मिस स्टेटमेंट नहीं आया, तो ये क्या है? लिमिटेड अश्योरेंस। कि ऑडिटर बोल रहा है कि भैया मैंने अपनी प्रोसीजर लगाई, क्योंकि मेरे को तो रिव्यू के लिए हायर किया गया, मेरे को ऑडिट के लिए थोड़ी है। तो हम ये कह सकते हैं रिव्यू इज बिलो द ऑडिट लेवल सर्विसेज, यस और नो? यस सर, रिव्यू इज बिलो द ऑडिट लेवल सर्विसेज। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि रिव्यू में ऑडिटर बोलता है कि भैया मैंने एक्सटेंसिव चेकिंग नहीं की,
मेरे को तो एनालिटिकल प्रोसीजर लगा और मैंने इंक्वायरी की और मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं आया कि कंपनी में कोई मिस स्टेटमेंट है। ये क्या है? आप ये भी नहीं बोल रहे कि मिस स्टेटमेंट है और ये भी नहीं बोल रहे कि मिस स्टेटमेंट नहीं है, आप बोल रहे मेरे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि मैंने प्रोसीजर ही लिमिटेड लगाई है, मैं ऑडिट थोड़ी कर रहा हूं, तो इसको क्या बोल रहे हैं? लिमिटेड एश्योरेंस। अभी ये अटेस्टेशन सर्विस क्या होती है, नॉन अटेस्टेशन सर्विस, इसके ऊपर भी लेक्चर आने वाला है। ये देखिए हर कड़ी जुड़ी है एक दूसरे से। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे मैंने आपको बताया एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटेंसिव प्रोसीजर, कंप्लायंस प्रोसीजर, उसके बाद आपका ओपिनियन, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल कम। ये 20-25 लेक्चर जो होंगे। सर एक स्टूडेंट पूछ रहे मटेरियल वंस मोर। अब मैं आपको एक एग्जांपल से पूछता हूं, जिन्होंने पूछा कि सर मटेरियल वंस मोर। आप एक कंपनी में लोन लेने जा रहे हो। सोचो मैं एकेपीएस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड बैंक से लोन लेने जा रही है, और मैंने ऑलरेडी किसी क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट कर रखा है, और ऑडिटर की अटेंशन में ये चीज आती है। ऑडिटर अगर इस बात को बैंक को डिस्क्लोज कर दे, तो ये बताइए डिसीजन मेकिंग बैंक का लोन देने के लिए इन्फ्लुएंस हो सकता है या नहीं हो सकता? मुझे बताओ। कितना बढ़िया एग्जांपल दे दिया सर आपने, कि मैंने ऑलरेडी लोन ले रखा है, क्रेडिट कार्ड में डिफॉल्ट किया, कहीं ना कहीं मेरी क्रेडिट वर्दिनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। और ये बात किसको पता है? ऑडिटर को। और अगर ऑडिटर अपने ऑडिट नोट्स में इस बात को मेंशन कर दे, तो ये इंफॉर्मेशन क्या है? मटेरियल इंफॉर्मेशन है, विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द लेंडर, कि अब हो सकता है कि लोन देना है या नहीं देना। ये मैंने मेरा एग्जांपल ले लिया, मेरा कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो सिर्फ समझने के लिए। तो यहां पर क्या हुआ, ये इंफॉर्मेशन क्या है? मटेरियल है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, मटेरियल एक जनरल सेंस है या एंटिटी स्पेसिफिक? एमसीक्यू है इस बात के ऊपर। अब आप इस बात का आंसर देकर जाओ कि मटेरियलिटी एंटिटी स्पेसिफिक होती है या इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है। चलिए एमसीक्यू पूछ लिया कि मटेरियलिटी एंटिटी स्पेसिफिक और इंडस्ट्री स्पेसिफिक। तो देखिए सभी लोग बोल रहे सर लोन आपने लिया था तो मटेरियलिटी आपकी देखेंगे, आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जनरल इंडस्ट्री में थोड़ी देखेंगे। मटेरियलिटी इंडस्ट्री नहीं, एंटिटी स्पेसिफिक होती है। एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तो ये भी पूछ सकते हैं। और इस बात का बुक में कहीं कुछ नहीं मिलेगा, ये आपको समझ डेवलप करनी पड़ेगी। तो आई गेस आपने आज के सेशन